नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 2022 के सॉल्व पेपर की। और आज का जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वह 11 मार्च अर्थात 11 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था एमपी टेट वर्ग 3 का, उसका पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग आप लोग तैयार हो जाइएगा। चलिए आइए बात करते हैं आपके प्रश्नों की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से आकलन से क्या तात्पर्य था। पहला प्रश्न था जो हिंदी का प्रश्न था। हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे, इसके बाद मैथ्स के, फिर ईवीएस के, सीडीपी के सारे प्रश्न करने वाले। तो आकलन से तात्पर्य क्या होता है? हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है। तो आकलन से तात्पर्य होता है बच्चे को अनुशासन में रखना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न हिंदी पेडागोजी में पूछा गया था आपके पेपर में कि भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होती है। जी हाँ, जो भाषा की कक्षा होती है उसमें शिक्षण युक्त जो सबसे कम प्रभावी हो, तो सबसे कम प्रभावी कौन होती है? वह होती है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। यह शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होगी। और इसके बाद क्या होगा? शुद्ध उच्चारण पद्धति बल देना, उचित गति प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, ये होगा। लेकिन सबसे कम अगर पूछा गया तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ये ज़्यादा क्या होगा? कम प्रभावी होगा। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके अगला प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने अवर टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली पर। तो साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होगी, यानी ये जानना जरूरी है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री क्या क्या होती। तो पहला होता है श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड और चित्रकथाएं होता है। लेकिन विषय वस्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही। अगला प्रश्न हिंदी से पूछा गया कि निम्न में से अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यकता नहीं होती। कोई अच्छी परीक्षा हो तो उसमें विभेदीकरण होता है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन अविश्वसनीयता नहीं होती कि अविश्वास हो जाए उस पर। अविश्वसनीयता उसमें अच्छी परीक्षा में आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि निम्न इसमें से गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि इनमें से कौन सी हो जाती है। जी हाँ साथियों, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि आपको बताना, सभी बताइएगा। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए साथियों, सभी लोग आप लोग जानते हैं जहाँ पर गद्य शिक्षण की बात की जाती है और प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि की बात की जाती है तो उसको हो जाता है स्पष्टीकरण विधि। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षण कैसी प्रक्रिया होती। तो जो शिक्षण होती है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, ठीक है। युवावस्था बचपन से चलता है, बाल्यावस्था से, यानी 5 वर्ष से 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से शुरुआत हो जाती है शिक्षा, और जब तक आदमी जीवित रहता है शिक्षा प्राप्त करता रहता है, सीखता रहता है। तो हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भाषा वह व्यापार है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करते हैं, ये कथन जो है निम्न में से किसका है। तो भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों के द्वारा जो है विचार व्यक्त करते हैं, ये आपके पतंजलि का कथन हो जाए। किसका कथन दोस्तों? पतंजलि का कथन हो जाए। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो ये जानना जरूरी कि उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत होता है बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया करना। शिक्षक निदानात्मक परीक्षा में दक्ष होना चाहिए। शिक्षण के दौरान बच्चों की सक्रिय रखा जाना चाहिए, लेकिन अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, ये उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों जो है उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि अभ्यास के नियम को अधिनियम का एक नियम स्वीकार किया गया। तो अभ्यास का नियम किसका है? थार्नडाइक का है। थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम और गौड़ नियम 5 दिए हैं। तो अभ्यास का नियम दे दिया गया तो कहीं ना कहीं थार्नडाइक ने
अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है थॉर्नडाइक ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो निदानात्मक परीक्षण के टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझ लीजिएगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की संभावित कारणों की पहचान करना। क्या हो जाएगा साथियों, जो बच्चों की भाषा प्रयोगों संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं, वे संभावित कारणों की पहचान करना। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि व्याकरण की विषय वस्तु इनमें से क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि व्याकरण की जो विषय वस्तु होती है वह भाषा होती है। क्या हो जाएगा दोस्त साथियों, व्याकरण की विषय वस्तु लैंग्वेज अर्थात भाषा की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप में क्या शामिल नहीं होता। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप में जो शामिल होता है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, मातृभाषा राजभाषा होती है, सांस्कृतिक भाषा का और क्षेत्रीय भाषा होता है, लेकिन सामाजिक भाषा ये भारत के संदर्भ में भाषा विविध के रूप में नहीं होती। जो सामाजिक भाषा होती है वह शामिल नहीं होती, बाकी सारे ये शामिल होते हैं। तो ये आप जानते भी सभी लोग, ठीक है। समाज की भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। अगला है, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास करना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास करना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। तो इस समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे एक शिक्षक के रूप में। तो आपके लिए जो उपाय होगा, सबसे पहला उपाय होना चाहिए कि बालकों को वाचन की शिक्षा दें। वाचन अर्थात बोलने की शिक्षा दें, पढ़ने की शिक्षा दें। अब आ गया गद्यांश। गद्यांश क्या पूछा गया था कि हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रकृति एक प्रकार के अवयवी भाव से संबंधित है। इस प्रकार से आपका जो है गद्यांश दिया गया है। अब आइए इस गद्यांश से प्रश्न क्या पूछे गए थे समझ लेते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रकृति एक प्रकार के अवयवी भाव से संबंधित नहीं है, जबकि हमारा गद्यांश कह रहा अवयवी भाव से संबंधित है और ऑप्शन कह रहा नहीं है। ठीक है, तो ये हाँ नहीं इन चीज़ों को भी देखते चलना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार खाली स्थान है कि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु संपूर्ण तरीके से एक दूसरे पर आश्रित रहने के नियम को प्रकट करती है। किसके अनुसार है, तो ये दोस्तों बौद्ध दर्शन की मान्यता के अनुसार। जी हाँ, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार बौद्ध दर्शन की मान्यता है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु संपूर्ण तरीके से एक दूसरे पर आश्रित रहने के नियम को प्रकट करती है। किसका हो जाएगा, छोद दर्शन की मान्यता के अनुसार, सॉरी बौद्ध दर्शन, यहाँ पे बौद्ध दर्शन के मान्यता के अनुसार होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा एक प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार खाली स्थान अन्योन्याश्रित और परस्पर अभ्यास के द्वारा ब्रह्म के विविध रूपों का विस्तार है। किसमें है, किसके अकॉर्डिंग, तो व्यष्टि और समष्टि के विकास के अकॉर्डिंग। तो जब आप एक गद्यांश को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तो समझा होगा। ठीक है, अगर हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे गद्यांश तो वीडियो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि हर बार गद्यांश चेंज होगा, आने वाले एग्जाम में यही गद्यांश तो नहीं आने वाला है, गद्यांश चेंज हो जाएगा, ग्रामर पोर्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए जो है उचित नहीं है। बाकी राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इनमें से किसके अनुसार किसी भी वस्तु का स्वतंत्र आश्रित नहीं होता है। देखिए, स्वतंत्र आश्रित बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन का क्या कहना है कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र आश्रित नहीं होता। किसका मानना है, बौद्ध दर्शन का मानना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः सत्य कथन को चयन करना। तो जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि सृष्टि और प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप जो होते हैं परस्पर आश्रित होते हैं, ये लाइन पढ़ लीजिएगा। उदाहरण स्वरूप बीज से वृक्ष की उत्पत्ति के माध्यम से प्रकृति के संपूर्ण तत्व, ठीक है, ये दिया गया। तो पहला ऑप्शन होगा आपके गद्यांश में, डायरेक्टली पूरा लाइन उठा लिया गया है। तो ये सिंपल सा कह सकते हैं चीज़ें थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वाक्य जो है एक दूसरे पर अवलंबित या आश्रित होना, घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंध होना, किसके लिए एक शब्द का चयन हो जाएगा।
क्या क्या ध्यान देना है? एक दूसरे पर अवलंबित होना या आश्रित होना, घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंध होना, यह कहलाएगा अन्योन्याश्रित हो जाएगा। एक शब्द में क्या बोला जाएगा? अन्योन्याश्रित बोला जाएगा। अब चलिए ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे जो इस गद्यांश में आए हुए हैं कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास होगा। तो ये मुख्य दर्शन दिया गया है और मुख्य दर्शन में समास पूछा जा रहा है तो सभी लोग जानते हैं तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा ये आप लोग अब शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल से आप डिफिनेशन के साथ कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें से व्यष्टि और समष्टि शब्द एक दूसरे के कैसे शब्द हैं? व्यष्टि और समष्टि जैसे सत्य और असत्य होता है। असत्य का विलोम सत्य होता है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए काव्यांश की बात करते हैं। जो काव्यांश पूछा गया था उसी काव्यांश से रिलेटेड प्रश्न करते हैं। काव्यांश पूछा गया था, यह समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को। शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, छीनता हो सुदत्त कोई और तू त्याग पर, तब से काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न है कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, तेरी तरफ जो हाथ है, तेरी तरफ जो हाथ, तेरी तरफ जो हाथ हो। युद्ध को तुम विद्ध कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियाँ, भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, विश्व में अनिवार्य है। और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परिप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता ना लड़ता आग यह, फूर्ति निश्चय किसी की भी ब्याज से। ही आपका पद्यांश है। अब आइए समझते हैं। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि ने किसे पाप कहा है? तो अधिकार को छिनता देख कर भी त्याग तब की नीति पर ना चलने को पाप कहा है। कि अधिकार जिसको दिया गया है उस अधिकार को छीनता हुआ देख करके वो सबसे बड़ा पाप। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार युद्ध कब तक जारी रहेगा? तो गद्यांश के अनुसार देखा जाए जब तक लोगों के स्वार्थ टकराते रहेंगे युद्ध जारी रहेगा। बहुत ही अच्छा है काव्यांश को व्यक्त कर रहा है। काव्यांश इस जीवन को बिल्कुल सार्थक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, एक मैसेज दिया गया है। उपयुक्त पद्यांश में युद्ध के लिए पछतावा न करने की बात क्यों कही गई है? इसलिए कही गई क्योंकि युद्ध होना अनिवार्य है। और कब तक युद्ध होगा सभी लोग बताइए, कब तक होगा? युद्ध को तुम विद्ध कहते हो मगर जब तलक उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलुस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। जब भिन्न स्वार्थ रहेंगे, भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष के, तब युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य रहेगा। अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के निम्न में से उचित शीर्षक का चयन करना है। इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला युद्ध एक आवश्यक मजबूरी है। युद्ध कोई अपने मन से नहीं चाहता, आवश्यक मजबूरी बन जाती है। बस इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं है, तो फिर आदमी को युद्ध में उतरना पड़ता है। अगला प्रश्न है मुहावरा गर्दन पर छुरी फेरना। क्या है मुहावरा? मुहावरा यहाँ पे पूछा गया कि गर्दन पर छुरी फेरना का अर्थ क्या होता है? अत्याचार करना। अब गर्दन पर आप छुरी फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं अत्याचार ही हो रहा है, यानी आप गलत कर रहे हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? तो पिछले बार काफ़ी लोगों ने शायद 20 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग सभी लोग कमेंट किए थे और कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो पहले शब्दों को पढ़िए, ध्यान समझिए। ठीक है, आपको प्रतिक्रिया सभी लोगों का कमेंट अनिवार्य है, कमेंट सभी लोगों का एक्सेप्टेड है। जो भी आप कमेंट करते हैं जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ के कमेंट कीजिए। तो क्या होता है जब आप उस पर विचार करते हैं, समझते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो इनमें से अगर प्रत्यय का प्रयोग बनाया हो, प्रत्यय कहाँ लगता है सभी लोग बताइए? प्रत्यय बाद में लगता है। तो निकम्मा, कु, उन ये हमारे उपसर्ग से बने हुए हैं, लेकिन जहरीला क्योंकि जह में उपसर्ग नहीं हुआ, यह प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो शब्दों को समझिए, कमेंट कीजिए। बेहतरीन, बहुत अच्छा आप लोग फीडबैक देते हैं, हमें भी अच्छा उत्साह होता है।
अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपरोक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। देखिए विद्य का प्रयोग है, स्वत्व का, विच्छिन्न का है, लेकिन संवाद का प्रयोग नहीं हो। विच्छिन्न शब्द आया है लेकिन संवाद नहीं आया है। अगला प्रश्न इसमें हिंदी में पूछा गया कि पाठक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो शिक्षण के कौन से चर में आता है, मध्यस्थ चर हो जाएगा। पाठक्रम में जो है शिक्षण के कौन से चर आता है, तो मध्यस्थ चर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया हिंदी में कि निम्न में से कौन सा प्रेरणा का विधि है। प्रेरणा की विधि पूछी गई। तो प्रशंसा करना, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ये आपके प्रेरणा की विधियाँ हो जाएंगी। क्योंकि प्रशंसा करेंगे, वो रुचि उत्पन्न करेंगे, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करेंगे, तो बच्चों में रुचि आती। चलिए मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। अब गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रफ पेन ले लीजिए वीडियो पॉज करके सभी लोग, क्योंकि ये 20 मिनट रहेगा, 20 से 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें बताना क्या आएगा। 30 गुणे 14 कर लीजिए, 9 गुणे 16 कर लीजिए, दोनों का जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे ना, 30 गुणे 14 यानी 420, 9 गुणे 16 नम्मा 144, दोनों को जोड़ेंगे 564। 4 4 2 6 और 4 1 5, 564 देखिए किस में दिया गया है, देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार हैं। 32 नंबर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप भी हो। तो सभी लोग जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे पूछा जा रहा है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, समझें, जानें, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसकी आधार तीनों चीज़ें बराबर हों, तो इसको ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, लेकिन ये √2a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पर पूछा जा रहा है। अब परिधि यहाँ पे P बराबर क्या होगा, देखिए सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे P बराबर यानी परिधि P बराबर क्या हो जाएगा, 2a + b। अब यहाँ पे एक समद्विबाहु समकोण के त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, 2a का मतलब क्या होगा, इन दोनों का a प्लस कर लेंगे, a + a प्लस √2a कर लेना, तीनों का योग कर लेना बराबर P, यानी a और √2a तीनों त्रिभुज हो जाएंगे ना, इनका तीनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + a और प्लस √2a, तो कितना हो जाएगा 2a + √2a, मतलब कैसे हो जाएगा, P बराबर हमारा जो मान आ जाएगा वह 2a आ जाएगा प्लस √2a आ जाएगा। ये त्रिभुज के तीनों हमने निकाल लिए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि a कॉमन कर लेंगे तो a + √2 बचेगा आपका P बराबर, या यहाँ से आप a बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो a बराबर आपका आ जाएगा P/a √2, क्या जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, P/a √2, ये a की वैल्यू आ गई। अब फिर से एक बार क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, तो 1/2 a² हो जाएगा। तो 1/2 कर लिया आपने। अब a का मान हमने यहाँ से निकाला था, क्या निकाला था, P/2 + √2, ये मान हमने निकाला था, इसका क्या है 1/2 a² हो जाएगा। तो ये हमारा a की वैल्यू, इसको वर्क कर देंगे, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व, होल वर्क का a + b का यहाँ पे होल वर्क लगा दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखना है, 1/2 लिख दीजिए, पी स्क्वायर लिख दीजिए और ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूले से इसको आप सॉल्व कर लीजिए नीचे वाला। ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 ये आपका आ जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 प्लस 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 8 4 12 धन 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो देखिए पी स्क्वायर बटे 8 हाँ पी स्क्वायर बटे 12 प्लस 8 अंडर रूट 2, तो सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल निकालना बहुत ही सिंपल है, गुणनखंड कर लेना, कुछ नहीं। यानी जोड़ 9 आए, गुणात्मक 18 आ जाए, तो 6×3 = 18 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0। यानी माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 6×3 = 9x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण धन हो जाएगा 18। तो गुणा में हमारा प्लस का 18 और जोड़ में -9x आ जाएगा ना, बस इसका निकाल लेंगे। x -3 आ जाएगा और -6x -3 आ जाएगा। यानी हमारी वैल्यू क्या निकली, x -3 और x -6। तो x -6 का क्या आ जाएगा, x बराबर 6 और 3। हमारे मूल क्या हो जाएंगे, 6 और 3, ये हमारे मूल हो जाएंगे जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो मूल पूछा जाए तो कुछ नहीं, गुणनखंड निकालना। अगर गुणनखंड ऐसे नहीं निकल रहा है तो b बराबर फिर होता है आपका ठीक है, बी स्क्वायर -4ac/2a, ये फार्मूले से फिर निकालते हैं अगर गुणनखंड हमारा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग यानी कि πr² बराबर a² मान लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, r/a बराबर, या अभी लिख सकते हैं r² बराबर 1/π। अब ये वो दोनों वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, r/a बराबर 1/√π की, इतना माना गया। इसके बाद चलिए वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है और वर्ग का होता है 4a। तो 2πr/4a हो जाएगा, इसको 2 से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो πr/2a बचा। क्या बचा, πr/2a। और r/a की वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था पहले, π/2 इंटू 1/√π हमने वैल्यू निकाली थी, π/r का मान, r/a का मान। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गुणा कर दीजिए, ऑलरेडी गुणा में है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू π/2 इंटू 1/√π। अब अंडर रूट पाई का अगर ऊपर नीचे हम अंडर रूट पाई का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता। उसी संख्या अगर गुणा में ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ये रूट पाई मिलके पाई में परिवर्तित हो जाए क्योंकि गुणे के रूप में है, तो ये पाई से पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, अंडर रूट पाई/2 बचा। तो अंडर रूट पाई/2 अर्थात अंडर रूट पाई/2, तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अर्थात एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमापों का अनुपात π/2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है m का मान ज्ञात करना है।
दिए गए 8 की पावर m, प्रश्न देख लेते हैं। 8 की पावर m दिया गया है, भागे 2 की पावर -3 दिया गया है, इक्वल टू 8 की पावर 3। 8 की पावर m का मान निकाल लेना है। देखिए 8 की पावर m बटे हो जाएगा 2 की पावर -3 बराबर 8 की पावर 3। इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, अर्थात 8 की पावर m बराबर 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -3। अब देखिए 2 की पावर -3 है, यानी कि इसको बटे में कर देंगे तो फिर यह प्लस में हो जाएगा। या यह कह सकते हैं 2 की दूनी 4 दूनी 8, 2 की 8 3, तो यहाँ से हम 2 की पावर प्लस वाला निकाल लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। कैसे? 8 की पावर m है तो यहाँ अगर 8 की पावर 2 लिख के इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -3, तो घातें आधार समान है तो घातें कट जाएंगे। 2 की पावर 3 है और माइनस वाला है तो बचता हमारा 8 की पावर 2, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार समान है भाई। यहाँ पे 8 की पावर m आ गया बराबर 8 की पावर 2, आधार समान है घातों की तुलना करने पर, तो m बराबर 2 आ जाएगा। तो m बराबर 2 अर्थात पहले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। तो 9 चीज़ें आपकी सही हो चुकी हैं, सभी लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा फार्मूला होगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा LCM आ जाएगा। 5 का गुणा x माइनस 2 से कर दीजिए, -3 का गुणा x प्लस 2 से कर दीजिए, बराबर 2/x आपका ऑलरेडी है। बस इतना कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, x का ऊपर गुणा कर लीजिए और इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए सभी लोग। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू यहाँ से, और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.5 हम लिख सकते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए आप लोगों को भी गुणा भाग करना पड़ेगा। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कहीं दिक्कत आती कमेंट कीजिए। दोस्तों यदि x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी? अगर x हमारी सम संख्या है तो अगली संख्या x/2 हो जाएगी, और x के पिछली संख्या अगर पूछा जाएगा तो फिर x-2 हो जाएगी। अगली पूछा जाएगा तो x+4 हो जाएगी, यहाँ पे अगली पूछा गया तो x-4 हो जाएगी। ऐसी हमारी सम संख्या चलती सीरीज। क्या होगा? x के पहले x के बाद आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं x+2, और इसके पहले पूछा जाएगा तो x-2। ठीक है, ये क्रमागत हमारी सम संख्याओं का हो जाएगा। तो x+2 देखेंगे, हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है तो हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए गणित हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होने का सबसे रीज़न होता है कि तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। जो गणित क्या करती है? ये तार्किक यानी सोचने की जो है क्षमता उत्पन्न करती है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? देखिए जो उपलब्धि परीक्षण होती है, उपलब्धि परीक्षण जो होता है शिक्षक द्वारा बना हुआ मानकीकृत दोनों होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फाइंड करना है, योग ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप 3p² की स्क्वायर प्लस का -10p² की स्क्वायर और धन का 7p² की स्क्वायर। देखिए 7 3 10p² की स्क्वायर माइनस, तो ये हमारे कट जाएंगे, यहीं से जोड़ना है। -4pq और +9pq, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5pq प्लस 15 5 20, 5pq प्लस 20। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो योग करना बहुत आसान होता है, घातांकों को उसमें लाइए जो सही सही घातांक है तो उनके पास कर दीजिए। अगर 3 घात है तो 3 घात वाली तीनों घातों के साथ, 2 घातों वाली के 2 घातों के साथ लिख दीजिए और घटा जोड़ लीजिए। अगर यदि एक डिब्बे में 10 आम है तो आप आमों की कुल संख्या को बॉक्सों के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब एक डिब्बे में 10 आम है तो आमों की कुल संख्या का बॉक्सों में कन्वर्ट करना है, तो 10b हो जाए।
इसके बाद कह रहा है कि आपको व्यंजक निकालना है। व्यंजक का मान a बराबर ऋण 1 दिया गया है, ठीक है, b बराबर ऋण 2 दिया गया है और x बराबर 3 दिया गया है, और कह रहा है ये पूरा व्यंजक दिया गया है। यहाँ पे आपको केवल मान रख देना है, जहाँ पे a हो वहाँ पे ऋण 1 कर देना है, जहाँ पे x हो वहाँ पे 3 कर देना है, जहाँ पे b हो वहाँ पे ऋण 2 कर देना, और जैसा गुणा भाग का चिन्ह हो वैसे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 8 निकल के आना चाहिए, ठीक है। इतना गुणा भाग आपको कर लेना है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि इसको में भी मान निकालना है। क्या दिया गया है, -3m² -2mn -8m² 4mn n² का मान निकालना। अब इस प्रकार कैसे करेंगे, कर लेंगे कि नहीं, थोड़ा सा चलिए बता देता हूँ। पहले आपको -3m² करना है और जो कोष्टक में आपका 8m² + 4mn + n² का पूरे में गुणा कर देना है। इसके बाद -2 लिखना है, -2mn जो ये है, फिर इसको पूरी इसे में फिर से आपको गुणा करना है, 8m² 4mm + n², फिर -8n² करना है ये वाला, फिर इसमें पूरा गुणा कर लेना है, 8m² + 4mn + n²। जो संख्या आपको आए गुणा भाग में पहले कर दीजिए, पूरा एक लाइन सीरीज आएगा। जो जिसके घातांक में पास में लाइए, m के पास में, n के पास में, और जोड़ घटाना गुणा करके आपको लिख देना है। इसका राइट आंसर आएगा -24m² -28m³ n -75m² n² -34mn³ -8n⁴ इतना आपके निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, A22s + t = 2st - t का होल स्क्वायर 4 × 2st - t की पावर 8 सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ये एक हमारा एक है, एक हमारा एक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2st - t की पावर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल, यहाँ क्योंकि 8 पावर है लेकिन यहाँ पे 2 में ही पावर है, तो 2 वाला हमारा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो 2st - t की पावर होल स्क्वायर, देखिए किस में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है, यदि x अनुपात y = 3:1 है तो x की पावर x³ - y³ अनुपात x³ y³ का मान निकालिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे x अनुपात y बराबर दिया गया 3:1, मतलब x = 3 y = 1 यहाँ पे रख देना है। कैसे रख देना है, x³ x - y³ बट क्यूब में है, बटे x³ + y³ कर देना है। ऊपर मान रख दिए, x का मान 3 है तो 3 की पावर 3 - 1 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3 + 1 की पावर 3 कर देना है, यानी 3 की पावर 3 9 + 9 ऊपर माइनस था -1 और 3 × 9 + 1 आ जाएगा। सॉरी 9 कैसे आएगा, 3 की पावर 3 था ना, तो 3 × 9 = 27 आना चाहिए। 27 - 1 और 27 + 1 अर्थात 27 - 1 26, 27 + 1 28, तो इसको काटेंगे 13 14, 13/14 आएगा, यानी 13:14 पहले ऑप्शन में दिया गया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित गुणन की विधि नहीं। देखिए ब्रह्मगुप्त द्वारा जो विकसित गुणन की विधि वह स्था है, भेद है, खंड है, लेकिन मनमुरिका नहीं है। ब्रह्मगुप्त के विकसित गुणन विधि में मनमुरिका आपका नहीं होगा, बाकी सारे जो है वह सही दिए गए हैं, ठीक है। नो डाउट आप लोगों का सही चीज़ें हो गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कहा गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, किसने कहा, बेंजामिन पियर्स ने। हागवेन का कथन अक्सर होता है, पूछा जाता है मैथ्स में, लेकिन इस बार गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, तो बेंजामिन पियर्स अगर आवश्यक निष्कर्ष दिया गया है तो शब्दों को भी समझना है ध्यानपूर्वक। पाठचर्या का अर्थ क्या होता है, पाठचर्या का अर्थ होता है कोर्स रेस, क्या हो जाएगा, कोर्स रेस होता है, कितना जल्दी पूरा हो। कौन मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होता, मूल्यांकन का हिस्सा माप होता है, मूल्यों का निर्माण होता है, ग्रेडिंग होता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन होता है, कार्यक्रम मूल्यांकन, यह मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक मटेरियल या मटेरियल सहायता का उपयोग शिक्षण को नहीं बनाता, क्या नहीं बनाता, तो निष्क्रिय नहीं बनाता है,
प्रेरित करता है, प्रभावी बनाता है, दिलचस्प बनाता है, निष्क्रिय नहीं बनाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या होता है? तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर होता है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। अगला प्रश्न पूछा गया कि नई स्थिति में पिछली सीखी हुई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? कोई भी नई स्थिति है और नई स्थिति में आपको पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है तो वह हो जाएगा अनुप्रयोग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई धनराशि अगर 36% बढ़ जाती है तो क्या करना? 36% भागे 3 अर्थात 12% आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न और भी आपका इंटरेस्टेड हो जाता है। कह रहा है 8800 का 25% धन 5500 का 20% बराबर 3200 का कितने प्रतिशत होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे x% होगा। बस फार्मूले को कर देना है। 88 गुणे 25/100 कर दीजिए प्लस 5500 गुणे 20/100 कर लीजिए बराबर 3200 गुणे x/100 कर लीजिए। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश कौन देता है? अगर कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है उसके लिए दिशा निर्देश करिकुलम देता है अर्थात पाठ्यक्रम देता है। भाई पाठ्यक्रम के द्वारा ही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत किसके द्वारा की जाती है? अब आपके प्रश्न में पूछा गया था कि आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत। तो जब भी आगमनात्मक दृष्टिकोण पूछा जाएगा तो वह जाएगा पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों के द्वारा दिया गया था। बोथ पेस्टोलॉजी एंड फ्रांसिस बेकन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गणित प्रयोगशाला गतिविधियों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट ओनली अर्थात केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। जो गणित की प्रयोगशाला होती है इसमें गतिविधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ था दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा गया था कि भिन्नों की तुलना करना सिखाते समय जिनके अंश समान होते हैं, जैसे ऋण 3/5 दिया गया हो और 3/7 दिया गया हो, तो रोहित की प्रक्रिया थी चूँकि अंश समान है लेकिन चूँकि 7 बड़ा है 5 से, इसलिए 3/7 बड़ा है 3/5 से। तो पता चलता है कि क्या पता चलता है? पता चलता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। भाई अगर कोई 1/2 लिखा हुआ है फिर उसमें 3/2 लिख दिया जाए, उसमें आपका 1/3 लिख दिया जाए, तो इसमें से बड़ा भिन्न कौन होगा बताइए सभी लोग? 1/2 लिखा है और 1/4 लिखा है, कौन सा बड़ा भिन्न होगा? तो 1/2 वाला होगा, क्योंकि इसमें 0.50 होगा और इसमें 0.25 होगा, तो छोटा हो जाएगा, 25 पैसे होगा, यहाँ पे तो 50 पैसे हो रहा है। तो इसलिए भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। अगला जो प्रश्न हो रहा है कि एक इकाई योजना क्या होनी चाहिए? तो कोई भी एक इकाई योजना है वह लचीली भी होनी चाहिए, विविधता उसमें प्रदान करना चाहिए और परिचित विषयों को उससे मिलकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर परिचित विषय होंगे बच्चे जानेंगे तो इंटरेस्ट होगा। कोई भी चीज़ हो अगर परिचित इंसान कोई मिल जाता है तो अच्छा होता है, परिचित से परिचित मिलता है, अगर अननोन मिलता तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, आपके यहाँ बता दिए मैं उसका फ्रेंड हूँ, आपके दोस्त का रिलेशन निकल है, आपके दोस्त का कोई फ्रेंड निकल रहा है तो वो आपको इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कोई अननोन मिल जाता है उतना इंटरेस्ट आप नहीं लेते। खैर छोड़िए ये बात, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, हिंदी मैथ्स के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद ईवीएस बाल विकास के प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। डेली 7 PM to 8 PM हमारी क्लास होती है। कोई भी प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर वीडियो में सॉफ्ट नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या है, वीडियो क्वालिटी होती है, उसको देखिए 360+ होना चाहिए। 360 या 720 मान लीजिए ज़्यादा नेट होता है, लेकिन 360 में आपका वीडियो बेस्ट क्वालिटी दिखता आ चुका है। सभी लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में आपका जो प्रश्न है पूछा गया था कि इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा जो है 1935 में दिया गया था, यानी इकोसिस्टम का शब्द कब दिया गया था? 1935 में दिया गया था।
और किसके द्वारा दिया गया था? वे दोस्तों एजी टांसले, ये सभी लोग जानते होंगे, कई बार हम क्लास में ही बता चुके थे। तो जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान चूना पत्थर या संगमर के ऐतिहासिक स्मारकों पर पड़ता है। एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसका इन संरचनाओं पर संक्षारक प्रभाव पड़ता है और प्रतिक्रिया सामग्री को भंग कर देती है जिससे स्थायी क्षति होती है। तो कौन सा चूना पत्थर या संगमरमर हो जाएगा? कौन सा जो है प्रभावित करता है? देखिए, चूना पत्थर या संगमरमर के ऐतिहासिक स्मारकों पर फर्क पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा की बात हो रही है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वह चूना पत्थर या संगमरमर के ऐतिहासिक स्मारकों पर जो है इस पर पड़ता है। तो रासायनिक प्रक्रिया होती है और जिसका इन संरचनाओं पर संक्षारक प्रभाव पड़ता है, वह एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा की बात की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे अंधापन या अन्य रस की समस्या हो सकती है? जी हाँ, जो व्यक्ति प्रतिदिन साबुन का इस्तेमाल करता है तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसको फैलने से रोका जा सकता है। किसके द्वारा फैलने से रोका जा सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करता है तो जिस बीमारी से अंधापन या अन्य दृष्टि की अगर समस्या हो सकती है वह कहलाती है ट्रेकोमा के द्वारा यूज करके इसको जो है फैलने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिनकोना के पेड़ वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, कितने? जिस क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर की वर्षा हो जहाँ पे सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर की जहाँ पे वर्षा होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन उगते हैं? तो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है इस पर किस प्रकार के वन उगते हैं? तो इसमें जो आपके हिमालय के पर्वत क्षेत्र होते हैं इसमें जो शंकुधारी वन होते हैं। क्या हो जाएगा? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन उगते हैं? शंकुधारी वन जो होते हैं वह आपके उगते हैं, क्योंकि हिमालय की यहाँ पे बात कर रहे हैं। खालिस्तान शरीर के विकास में मदद करता है, तो विटामिन मदद करता है, प्रोटीन, पानी, क्या क्या मदद करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं शरीर के विकास की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की बात होगी। तो प्रोटीन जो होता है शरीर के विकास में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। देखते होंगे जो जिम वगैरह करते हैं प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं। अगला, इनमें से कौन भारत में खाद्य सुरक्षा का वैध कारण नहीं है? देखिए, खाद्य सुरक्षा का वैध कारण क्या क्या होते हैं? वैध कारण होता है जैसे ज़्यादा जनसंख्या होना, जमाखोरी या कालाबाजारी करना, लेकिन खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह होना यह कोई भारत में खाद्य सुरक्षा का वैध कारण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया कि पीला कार्ड किसे दिया जाता है? तो पीला कार्ड दुकानदारों को, ना मालिक को, ना ही कर्मचारी को। तो किसको दिया जाएगा? पीला कार्ड दिया जाता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को पीला कार्ड। और गरीबी रेखा के लिए कौन सा होता है? नीला या वाइट कार्ड होता है, नहीं? तो गरीबी रेखा जो नीचे करते हैं उनको पीला कार्ड सोसाइटी में दिया जाता है, कार्ड बनता है। अगला, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 हैं, सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से? सभी लोग बताइए। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? या मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन कौन से हैं? उपग्रह को ही चंद्रमा बोला जाता है, पृथ्वी का तो मात्र एक ही उपग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की जानी थी? जी हाँ, चंद्रयान 2 जो परीक्षण किया गया था इसके द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की जानी? तो चंद्रयान 2 में जो चंद्रमा का दक्षिण इलाका है, दक्षिण ध्रुव की जो है खोज की जानी थी। चंद्रयान 2 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना में भारत का पहला SSBN किस वर्ष जो है कमीशन किया गया था? तो ये दोस्तों 2016 में। SSBN भारतीय नौसेना में भारत का पहला SSBN जो है 2016 वर्ष में जो है कमीशन किया गया। अगला है, यूरिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? यूरिया जो होता है यह सरल उर्वरक अर्थात स्ट्रेट फर्टिलाइज़र जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। यूरिया जो है सरल उर्वरक का उदाहरण हो जाएगा।
अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो पहला तो सभी लोग जानते हैं कौन होता है, सभी लोग बताइए। पहला नागरिक सम्मान भारत रत्न। दूसरा क्या होता है, चलिए तीसरा तो हम बता देते हैं, पद्म विभूषण हो जाए, पद्म भूषण होगा। तो दूसरा भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च सम्मान बताना है। जी हाँ, दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पहला हो गया, तीसरा हो गया आपका पद्म भूषण। तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। अगला प्रश्न, बैडमिंटन के खेल में शटलकॉक को किस नाम से जाना जाता है। जो बैडमिंटन का खेल होता है उसमें एक शब्द का यूज आएगा, आप देखिएगा शटलकॉक। जो शटलकॉक होता है तो ये किस नाम से जाना जाता है, शटलकॉक को बर्डी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बर्डी, शटलकॉक, बर्डी। अगला, किस क्रिकेटर को अक्सर दीवार कहा जाता है। तो कहते हैं ना क्रिकेट का दीवार, मतलब खड़े कभी आउट ही नहीं होता, गेंद खाते रहता है, वो कौन है, सभी लोग बताइए। तो क्रिकेट को अक्सर जो है दीवार के नाम से किसको, राहुल द्रविड़। अब इस समय चेतेश्वर पुजारा को कभी कभी बुलाया जाता है, लेकिन पहले की बात करें तो राहुल द्रविड़ को जो है दीवार के नाम से जाना जाता था, जो अब चेतेश्वर पुजारा को शायद बोलने जाने लगा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है। दूसरा खेलों में देखना है तो खेलों में दूसरा सर्वोच्च जो होता है अर्जुन पुरस्कार होता है। तो हाल ही में अभी अर्जुन पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला है 2024 में, सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, 2024 में आपके इंडियन क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो कौन से है ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, सर्च करके बताना है, सर्च करके रिजल्ट ला के कमेंट करके बताना है। अगला, किस विधि में कक्षा को समूहों में विभाजित किया जाता है और दूसरों की नकल करने के लिए बोला जाता है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टेड, ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है कि ऐसी विधि बताइए जो कक्षा में समूहों को विभाजित किया जाता हो और दूसरों की नकल करने के लिए बोला जाता है, सभी लोग बताइएगा। और वह दोस्तों विधि होती भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग जो होता है, इसमें जो है समूह विभाजित किया जाता है और दूसरों की नकल के लिए बोला जाता है। रोल प्ले करना कहते हैं ना, रोल प्ले मतलब ये नकल करना ही कहलाता है। अगला, ईवीएस शिक्षण जो अधिकिस अधिगम के बारे में होता है। तो ईवीएस शिक्षण जो होता है क्या वह विश्लेषणात्मक सोच की बात करेंगे या समस्या समाधान। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम की बात हो रही है। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में आपका विश्लेषणात्मक सोच भी होता है और समस्या समाधान दोनों हो जाएंगे। तो दोनों किस में दिया गया है, तो हम सभी लोग देखेंगे हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सहपाठचर्या गतिविधि के रूप में एक विज्ञान मेले में शामिल है जिसमें व्याख्यान प्रदर्शन है और नए विचारे तकनीकों द्वारा खोजे जाने की प्रस्तुति भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है, क्या बताना है कि एक सहपाठचर्या गतिविधि के रूप में एक विज्ञान मेले में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन भी होता है और नए विचारे तकनीकों खोजे और परिजनों की प्रस्तुति भी होती है। तो दोनों चीज़ों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था कि क्रियोत्तर अवस्था में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है। तथ्यों को एकत्र करना, तथ्यों को विश्लेषण करना, तथ्यों को समझने का कार्य करना, खोज में किए गए तथ्यों को बांटना। 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो क्रियोत्तर जो अवस्था होती है इसमें क्या क्या शामिल होती है, आपके ऑप्शन दिए गए। तो क्रियोत्तर अवस्था में आपका तथ्यों को एकत्र करना भी शामिल होता है, तथ्यों का विश्लेषण करना, समझने का कार्य और खोज में किए गए तथ्यों को बांटना। तो सारे हो गए। तो सारे किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया कि अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप, जी हाँ, जो अम्लीय वर्षा होती है इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है। जी हाँ, मिट्टी से अधिक अवशोषण की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा के बाद जो है जिस तत्व का मिट्टी में अधिक अवशोषण होता है वह कहलाता है एल्यूमिनियम। ESV ने यहाँ पे एल्यूमिनियम को सही माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रिएक्टर स्केल विकसित किया है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रिएक्टर स्केल को विकसित किया हो और वह कहलाते हैं चार्ल्स रिक्टर, इनके नाम से ही है। जी हाँ, चार्ल्स रिक्टर ने रिएक्टर
स्केल को विकसित किया है? ये बताइए रिएक्टर स्केल का यूज कहाँ किया जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है, उपयोग जो है कहाँ पे होता है? अगला प्रश्न, यह क्या मापने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सघन और आकार में बड़ी होती है? सघन बस्ती होती है यानी पास पास में घर बने होते हैं लेकिन आकार में बड़ी होती है, और वह कहलाती है कौन सी? अर्बन। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम नगरीय बस्तियाँ बोलते हैं। क्या हो जाएगा? नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं इनमें जो है आपके सघन होती है बस्ती और आकार में बड़ी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत स्विच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है? तो देखिए जो विद्युत पीवीसी का प्रयोग तो उस प्लास्टिक वहाँ पे होता है, जैसे गर्म पाइप वगैरह पानी जाना हो तो पीवीसी आपको यहाँ पे होता है। लेकिन विद्युत स्विच बनाना है तो उसके लिए जिस प्लास्टिक का उपयोग होता है वह होता है बैकेलाइट। विद्युत स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ये जलता नहीं है ज़्यादा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा ए इंटरनेट पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखता है और अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पर नोट्स बनाता है, एमएस वर्ड पर बनाता है, और इस मामले में आईसीटी उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सक्रिय होगा? तो आईसीटी उपकरण में देखा जाए, क्योंकि एमएस वर्ड में अपना वह नोट्स बना रहा है, तो वह आपका हो जाएगा सूचनात्मक और रचनात्मक, दोनों उपकरण हो जाएगा, लेकिन संचार उपकरण नहीं होगा क्योंकि केवल नोट्स बना रहा है वो। ठीक है, तो सूचनात्मक और रचनात्मक ये दोनों हो जाएंगे। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कार्यनीतियाँ कहलाती हैं? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी श्रव व्याख्याता लोग हैं, तो इनमें से जो पठन बोध रीडिंग, जी हाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएँ, तो कौन सी पठन बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कार्यनीतियाँ होती हैं? तो संबंध बनाना, भविष्यवाणी करना, निगरानी करना, ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों जो हैं पठन बोध या रीडिंग कॉम्प्रिहेंस कार्यनीतियाँ होती हैं। इसके बाद बहुत ही अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि एडुसैट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया है? एडुसैट को जो है किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो एडुसैट को दोस्तों 2004 में प्रक्षेपित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत आकलन है जो शिक्षकों को दिन प्रतिदिन के आधार पर छात्रों की निगरानी करने और छात्रों को सफल बनाने के लिए आवश्यक के आधार पर उनके शिक्षण को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो इनमें से हमारा सतत आकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन की बात हो रही है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है आमतौर पर छात्रों द्वारा अपने स्वयं के स्तर और सीखने में परेशानियों को मापने के लिए स्व आकलन है और छात्रों को जीवन भर सीखने वाले बनने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन जो है आमतौर पर छात्रों द्वारा अपने स्वयं के स्तर और सीखने में परेशानियों को मापने के लिए एक स्वतंत्र आकलन है, और वह कहलाता है योगात्मक, समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि ये बताइए आकलन को उनके उद्देश्यों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो अगर आकलन को देखा जाए उनके उद्देश्य के अकॉर्डिंग उनके भागों में विभाजित की बात की जाती है, तो 3 प्रकार से। कौन कौन होंगे ये क्लास में हम आगे आने वाली क्लास में पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके ईवीएस के महत्वपूर्ण लाजवाब 30 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब सीडीपी बाल विकास के प्रश्नों के। बाल विकास में प्रश्न में पूछा गया था कि पियाजे जी ने अपना कार्य किस क्षेत्र में अधिक किया है? तो पियाजे जी की बात करें तो इकोनॉमिक्स में तो नाम आता ही नहीं है जी। बात करेंगे हम मनोविज्ञान की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो पियाजे जी अपने कार्य के क्षेत्र में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छा कला का कार्यक्रम जो है कौन सा कहलाएगा? तो एक अच्छा कला जो कार्यक्रम होगा, कला मतलब सभी लोग जानते होंगे आर्ट, तो वह हमारा जो कार्य होगा वह हो जाएगा पर्यावरण का सामना करने में मदद करना। ये हो जाएगा किसका? एक अच्छा कला कार्यक्रम। अ गुड आर्ट प्रोग्राम हेल्प टू इनकाउंटर द इन्वायरमेंट। इनकाउंटर मतलब क्या होता है? सामना करना।
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रकार क्या होता है? जो नॉर्म्स होता है, यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता। फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, यानी फॉर्मेटिव, समेटिव, सीसी, ये तो होता ही है मूल्यांकन का प्रकार जो टेस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपके नॉर्म्स आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं होगा, बाकी आपके मूल्यांकन के प्रकार हो जाएंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ड्रॉप आउट समस्या जिसमें छात्र प्रारंभिक वर्षों में अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट जो करते हैं, तो इस समस्या को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाया सकता है? देखिए, जो भी ड्रॉप आउट जो समस्याएं होती हैं और इन छात्रों में प्रारंभिक वर्षों अपनी स्कूली शिक्षा जो छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट की समस्या को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है, वह है पाठ्यक्रम में कमी कर। अगर बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा है तो पाठ्यक्रम में कमी कीजिए, तो बच्चा थोड़ा इजीली लगेगा। तो कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ 10 दिन वर्क में काम है तो काफ़ी टफ है, उसको आप बताइए 2 दिन का काम, बस 1 दिन का काम है, फिर वर्क करिए, फिर अगले दिन बोले बस 1 दिन का और काम है, बस 1 दिन का और काम, ऐसे ऐसे कर कर 10 दिन भी हो जाएगा। जब 5-6 दिन काम कर लोगे तो लगेगा 4-5 दिन और बचे, चलो इसको भी पूरा काम ही कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला संज्ञानात्मक संरचनाएं जिसके अंतर्गत बच्चे अपने व्यवहार और ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो भी संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत बच्चे अपने व्यवहार ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ही दोस्तों आरेख कहा जाता है। जी हाँ, आरेख इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बचपन के मानसिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक बताना है? जो बचपन के मानसिक विकार होते हैं उसमें जो जोखिम कारक होता है वह होता है पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न बाल विकास में पूछा गया, तो फ्रायड ने अपने मॉडल ऑफ द माइंड को नाम दिया जिससे पहचान, ईद और सुपर ईगो शामिल थे। जब भी देखिए ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, फ्रायड की बात की जाती है। लेकिन फ्रायड ने अपने जो मॉडल ऑफ द माइंड का क्या नाम दिया जिसमें पहचान, ईद, अहम और सुपर ईगो, ईद, ईगो, सुपर ईगो करना चाहिए या ईद, अहम, सुपर ईगो, तो वह कहलाएगा संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करते हैं। अगला प्रश्न बाल विकास में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत कथन है? इनको चयन करना तो चारों ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा। यह लक्ष्य और चेतना का भंडार गृह होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वह अहम वह तंत्र जो पर्याप्त यथार्थ को शब्दों में समन करता है, ये भी सही बात दी गई। जो सुपर ईगो होता है वह सुविवेक होता है जो अहम को नियंत्रित करता है, व्यक्ति को बचपन में अर्जित विचार की दिशा में कार्य करने को नियंत्रित करता है, ये भी बात सही दी गई। लेकिन सोच और आवेग जो अस्वीकार होते हैं वे अवचेतन मन में दमित नहीं होते, तो ये जो आपका दिया गया है दमित नहीं करते, ये कथन होगा क्योंकि ये दमित करते हैं। जो सोच आवेग होता है जो अस्वीकार होते हैं, अगर अस्वीकार होगा तो अचेतन मन में दमित होगा, तो जो यहाँ पे कह रहा नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका जो कौन सा कथन, एक गलत हमारा कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों पूछा जाए कि कथनों का विश्लेषण करना है और सही विकल्प चुनना है। कथन हमारा क्या कह रहा है? 2 दिन के शिशु कम अंतर वाले डिजाइनों की तुलना में अधिक काले और सफ़ेद अंतर वाले डिजाइनों में अधिक लंबे दिखते हैं। एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे। 2 दिन के शिशु कम अंतर वाले, जिन 2 दिन के अगर शिशुओं और बच्चों में अंतर है तो डिजाइनों की तुलना में अधिक काले होते हैं, सफ़ेद अंतर वाले डिजाइनों में अधिक लंबे होते हैं। कथन दूसरा है 2-3 महीने के बीच के बच्चे कुछ रूपों में विशेष रूप से मानव चेहरे और दूसरों की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। तो दोनों कथन सही दिए गए, ये रीजन होता है और चीज़ें सही दी गई हैं। बाल विकास के संबंध में अगला प्रश्न है, स्थिति का अध्ययन करें और सही विकल्प चुनें जो स्थिति सही हो और व्यक्त करता हो। देखिए, स्थिति ही एक बच्चा चलना शुरू कर देता है और कुछ मांसपेशी समूहों के माध्यम से अपने आंदोलनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है। तो देखिए, इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें यह डिसाइड करते हैं कि ये जो क्रियाएं दी गई ये परिपक्वता की प्रक्रिया और पर्यावरण एवं अधिगम के कारकों को प्रभावित होती हैं। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यह किशोर जिनका पालन पोषण
कम अनुशासन या कठोर लापरवाह माता पिता की देख रेख में किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? तो वह किशोर या बच्चा जिनका पालन पोषण कम अनुशासन या कठोर लापरवाह माता पिता की देख रेख में किया जाता है, इनको असामाजिक किशोर बोला जाएगा। आपके अनसोशलाइज्ड एडोलेंसेंट्स बोला जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ग्रेड, त्वरण और क्षमता समूह निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ होती हैं? क्या वह प्रतिभावान के लिए होती हैं या धीमी सीखने वाले शिक्षार्थियों के लिए होती हैं? देखिए दोस्तों, अगर ग्रेड, त्वरण और क्षमता समूह की अगर श्रेणी बच्चों में शिक्षण की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा। न तो प्रतिभावान की बात होगी, न धीमे सीखने वाले विद्यार्थी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेड, त्वरण और क्षमता समूह की बात की जा रही है। तो इन दोनों श्रेणियों में बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ नहीं होगी, ना तो प्रतिभावान रणनीति होगी, ना ही धीमे सीखने वाले की। तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए, आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि बच्चा पहले हाथ की गति फिर उंगलियों की गति सीखना शुरू करता है और फिर दोनों हाथों और उंगलियों की गति एक साथ सीखना करता है। तो सही बात है, पहले कोई भी चीज़ें प्रयास की जाती है तो पहले अलग अलग प्रयास किया जाता है उठाने का। मान लीजिए 5-5 किलो के दो हैं, तो पहले एक बार 5 किलो उठाएंगे, फिर दूसरी बार 5 किलो उठाएंगे, फिर दोनों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। मतलब बच्चा पहले हाथ की गति फिर उंगलियों की गति से सीखता है, पहले हाथ हिलाना फिर उंगली की गति फिर दोनों हाथों को हिलाने की कोशिश करेगा। तो यह चीज़ें जो कहलाती है एकीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा, एकीकरण इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जीन पियाजे जी की बात हुई है और जीन पियाजे जी के हर एक एग्जाम में शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा जाता है, टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि जीन पियाजे ने घोषणा की कि बचपन में 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास होता है। चरणों के बारे में कौन सा सही नहीं है? विकास के चरण क्रम में होते हैं, बच्चे विकास के चरणों को छोड़ते नहीं बल्कि हर एक से गुजरते हैं, दोनों चीज़ें अभी तक सही हुई है। विकास के चरणों में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आदर्श परिवर्तन होता है, नहीं है, आदर्श परिवर्तन नहीं हो, कोई अंतर्यामी तो थोड़ा है कि आदर्श परिवर्तन हो जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद है विकास के चरण घटकों द्वारा निर्माण के रूप में होते हैं और प्रत्येक अंतिम चरण में टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, उपयोग करना ये अच्छी बात है, लेकिन अदृश्य परिवर्तन हो जाना किसी दूसरी अवस्था में अचानक, तो ऐसा होता नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधा है जो संचालन चरण का शैक्षिक निहितार्थ नहीं होता है? देखिए, सीखने के लिए ठोस अनुभव प्रदान करना, यह विधा ऐसी है जो संचालन चरण के शैक्षिक निहितार्थ में होगी। बहुआयाम विधा का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुभव प्रदान करना, उपयोग किया जाना, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव शब्द दिए गए हैं। लेकिन शिक्षकों को तथ्यों को रटना पेडागॉजी में नेगेटिव, तो ये पहले समझ लीजिए कि यह कथन असत्य होगा। तो शिक्षकों को तथ्यों को रटने से परे अवधारणाओं को सीखने और समझने के लिए जगह प्रदान करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह विधा जो है संचालन चरण के शैक्षिक निहितार्थ के लिए नहीं माना गया है, यशस्वी नहीं माना है। और बाकी है कि सामूहिक अभ्यास की तुलना में आंशिक शिक्षा और शिक्षण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, तो ये भी बात हमारी सही दी गई है। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अब एक अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि के रूप में प्रायोगिक अध्ययन से स्पष्ट हो चुकी है? और वह कौन सी कहलाती है? वह हमारी विधि कहलाती है विलंबित अनुबंधन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह फीडबैक करते रहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि थार्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है? क्या कहता है नियम कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूती से स्थापित होता है। क्या कह रहा है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन। अब लगातार कनेक्शन दिया गया तो कहीं ना कहीं करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान रसरी आवे जाते सिल पर। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया, बार बार अभ्यास करना यानी कि अभ्यास, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि स्टर्नबर्ग के बुद्ध के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके रूप में भी जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत है, इसको बुद्ध के चित्रापीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि जेपी दास और जैक नागरी ने परीक्षणों को एक माला विकसित की है जिसके रूप में जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये ऐसे मनोवैज्ञानिकों का नाम है जो आपने ना सुना होगा। तो जेपी दास और जैक नागरी ये ऐसे परीक्षणों का एक माला विकसित किया था जिसे जो है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि संवेग जैसा कि हम अनुभव करते हैं हमारे भीतर गति लाते हैं, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। देखिए संवेग जैसा कि अनुभव करते हैं, मैकडूगल ने संवेग के 14 संवेग बताए हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। उनमें से हमारा जो होता है जो जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ अंतर्निहित होती हैं वह होगा शारीरिक, क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों हो जाएंगे। बोथ साइकोलॉजिकल एंड द फिजिकोलॉजिकल दोनों की बात हो, फिजिकली और साइकोलॉजी दोनों। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का तर्क है कि आपके शारीरिक परिवर्तनों का आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्षण, जैसे कि घटना के बाद सांस तेज चलना, हृदय की धड़कन तेज होना, टांगे दौड़ना, संवेगात्मक उद्वेलन उत्पन्न होना, ये चीज़ें जो होती हैं किस पर होता है, ये कौन सा सिद्धांत होगा या किस सिद्धांत का तर्क है। तो यह जेम्स लैंग का सिद्धांत है। जहाँ पे आपके शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए, आपके घटना के सांस छोड़ने, हृदय की गति की बात की जाए, वह तो जेम्स लैंग का सिद्धांत याद रखिएगा, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में काम आने वाली है। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है कि मास्लो ने, अब्राहम मास्लो की बात हुई है, मास्लो ने अपनी आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक को कितनी श्रेणी में विभाजित है। जब हम क्लास कर रहे तो पूरा डिटेल से हम इसके बारे में आप लोगों को बताया था अब्राहम मास्लो के बारे में। ऐसे कई टफ क्वेश्चंस किए थे जो एग्जाम में आए हुए थे, वही चीज़ें हुआ है। तो जो चीज़ें हम बताते हैं, जो चीज़ें चर्चा करते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते रहिए। तो जब भी अब्राहम मास्लो की बात की जाती है आवश्यकता के पदों कितने श्रेणियों में, तो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और वो 2 श्रेणियाँ कौन कौन से, जिन्होंने क्लास किया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमने क्या बताया था। कुछ आप लोग सर्च कीजिएगा क्योंकि आपका जो इंजन है वो जाम हो चुका है मेरे ख्याल से। जो माइंड की मेमोरी है उसको फ्री कीजिए, आयल डालिए, थोड़ा सा चीज़ें, मतलब मेरा कहने का उद्देश्य मोटिव यह है, मोरल मोटिवेशन है एक, कि ज्ञान को परिवर्तन होना चाहिए, ज्ञान को वर्धन होना चाहिए, ज्ञान अपने माइंड की मेमोरी में डालना चाहिए। जब ज्ञान डालेंगे तो आपकी माइंड की मेमोरी चलेगी, और जब मेमोरी चलेगी तो सिलेक्शन लेके आएगी। याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य के बजाय आंतरिक अभिप्रेरणा में विश्वास करता है। जी हाँ, बाह्य के बजाय आंतरिक अभिप्रेरणा में। कुछ लोग तो बाह्य प्रेरणा होता है लेकिन यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा में अधिक विश्वास कर रहा है, तो वह होगा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव अप्रोच की बात होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर का कारण नहीं है। देखिए वंशागति या व्यक्तिगत कारक अंतर होगा, वातावरण, राष्ट्रीयता, ये तीनों ऐसे हैं जो संवेगात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर का कारण होते हैं, लेकिन जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, यह व्यक्तिगत अंतर का कारण नहीं होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक द्वारा अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए एक ऐसी शिक्षण पद्धति होती है जिसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है और वह कहलाता है संवादात्मक पद्धति, इंटरेक्टिव मेथड की बात होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, देखिए अधिगम प्रक्रिया जोखिम भरी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बिना कोई भी चीज़ जब हम कार्य करते बिना जोखिम के कार्य होता नहीं। पढ़ना भी एक जोखिम है, तैयारी करना भी एक जोखिम है, रियलिटी बता रहा हूँ कि सबको जॉब तो नहीं मिलेगी। अब वैकेंसी 10,000 या 20,000 आ रही वैकेंसी, ठीक है। अब उसमें 10 लाख लोग फार्म डाल रहे हैं, तो मिलना कितना है, 10 या 20,000 जितनी वैकेंसी आएगी। तो ये चीज़ों को भी समझना है, लेकिन अगर इसमें आना है तो तैयारी करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के लिए एक पूर्वापेक्षित माना जाता है और कहलाता है सावधानी। सावधानी एक ऐसा कारक है जो अधिगम के लिए पूर्वापेक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। प्रेरणा, देखिए प्रेरणा किसी विशेष लक्ष्य के प्रति व्यवहार को निर्देशित करती है। प्रेरणा अक्सर प्रदर्शन को बढ़ाती है। प्रेरणा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, लेकिन साथियों प्रेरणा जो होती है वह गतिविधि की शुरुआत और दृढ़ता में कमी हो जाती है, ऐसा नहीं, ये गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि अधिगम सीखने का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को
किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं को विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्य जो होता है वह स्वनिर्मित और आसानी से किया जाता है। अब देखिए प्रश्न को समझिएगा। अधिगम सीखने का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। और वह कहलाएगा जब विचार करने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं स्वचालन चरण हो जाएगा, ऑटोमेशन स्टेज की बात होती है। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा अधिगम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने के लिए भी निषेध करता है। तो निषेध की बात है, ये कहीं ना कहीं बाल श्रम की बात आई है। तो बाल श्रम से भी प्रत्येक एग्जाम में अभी तक जितने भी हमने 10 से 12 प्रीवियस पेपर के सॉल्व किए हैं, सारे एग्जाम में यह प्रश्न बाल श्रम से आया हुआ है। तो बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम की बात की जाती है, द चाइल्ड लेबर एक्ट की बात की जाती है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वह पेपर सॉल्व करेंगे आपके 11 मार्च का सेकंड शिफ्ट का, कल हम सॉल्व करेंगे। और डेली हमारा जो पेपर आएगा आपका 7 PM to 8 PM हमारा पेपर अपलोड हो जाता है, क्लास आ जाती है। तो 7 PM से लेके 8 PM के तक जो है आप लोग आ सकते हैं। बाद में भी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। और प्लेलिस्ट दे दिया गया, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, विजिट कीजिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार MP टेट वर्ग 3 में 101% सिलेक्शन पाइए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।